की खबर आपको बताते हैं, जहां पर करहल विधानसभा सीट से आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव नामांकन दाखिल करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों की जो घोषणा कर दी है, उसमें देखिए सबसे पहला नामांकन जाने वाला है तेज प्रताप यादव का। करहल सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण है। अब इस मौके पर देखिए अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल यादव इनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहने की संभावना है। आपको बता देते हैं कि करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक थे, लेकिन उनके कन्नौज से सांसद बनने के बाद यहां से अब उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें तेज प्रताप यादव उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तेज प्रताप यादव मुलायम सिंह यादव के बड़े भाई रतन सिंह यादव के नाती हैं और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं। सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि यूपी विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, क्योंकि सोर्सेस ये बता रहे हैं कि यूपी कांग्रेस में या यूपी इंडिया गठबंधन में ये बड़ी एक फूटबाजी है। उपचुनाव लड़ना नहीं चाहती है कांग्रेस यूपी में, क्योंकि कांग्रेस मीरापुर सीट चाहती थी, लेकिन बिना बात के समाजवादी पार्टी ने ही अपने उम्मीदवार को यहां से उतार दिया है। अब आपको बता देते हैं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 2 सीट गाजियाबाद और खैर की सीट दी है। कांग्रेस खुद चुनाव ना लड़कर समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकती है, जैसा हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ किया। वैसे जो सोर्सेज बता रहे हैं कि उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी का समर्थन कर सकती है। उपचुनाव का सियासी घमासान जारी है। नामांकन चल रहा है और प्रत्याशी पर्चा भी खरीद रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन में हरियाणा चुनाव से जो दरार पैदा हुई, शायद वो भर नहीं पा रही है। ये इसलिए क्योंकि जो 2 सीट समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी, कांग्रेस उस पर उतरने को तैयार नहीं हो रही। सूत्र बता रहे हैं कि सिर्फ 2 सीट देने से नाराज कांग्रेस ने उपचुनाव लड़ने से ही किनारा कर लिया है। दरअसल कांग्रेस और सपा गठबंधन में है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें कांग्रेस को दी हैं। इसमें गाजियाबाद और खैर की विधानसभा सीट है। अब कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस गाजियाबाद और खैर से चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। कांग्रेस पार्टी मीरापुर सीट चाहती थी और समाजवादी पार्टी की हारी हुई सीटें खुद उन पर चुनाव लड़ना चाहती थी। तो ऐसे में एक बार फिर सपा और कांग्रेस में सीटों को लेकर पेच फंसा है। जो सीटें गाजियाबाद और खैर की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दी हैं, अब कांग्रेस नेतृत्व उन सीटों पर लड़ने को राजी नहीं है, ऐसा सूत्रों के माने। तो कांग्रेस के लिए छोड़ी खैर और गाजियाबाद सीट के बाद समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि अभी इस बात की कांग्रेस ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर कुछ बोल भी नहीं रहे, क्योंकि अजय राय का कहना है कि सीट देना लेना केंद्रीय नेतृत्व का काम है। हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने पहले यूपी में 7 सीटों पर घोषणा की, अब महाराष्ट्र में 12 सीटों पर। देखिए, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है कितनी सीटें कहाँ देनी है, क्या है, राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर रहा है। हम लोग पूरी ताकत के साथ संगठन को मजबूत करने पर, उस पर काम करने के लिए कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस के बीच चल रहे गुप्त द्वंद्व के बीच बीजेपी सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही है। एनडीए के साथ मजबूती से लड़ने की बात कह रही है, लेकिन जिस मिल्कीपुर सीट पर चुनाव को लेकर मामला फंसा है, उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये 6 वकील अवधेश जी ने खड़े किए थे, उसमें आदरणीय देवेंद्र उपाध्याय जी वकील हैं। देख लीजिए, आप इसको दिखा सकते हैं। जी। अब कल का कोर्ट का ऑर्डर देखिए, ये भी कल का है, और ये देखिए बाकायदा शिवमूर्ति में, ये शिवमूर्ति हो गए, और पैरा संख्या 5 देखिए, इसमें बाकायदा लिखा है कि सर देवेंद्र उपाध्याय, और रिप्रेजेंटेटिव कौन था, 6 नंबर पे कौन है, अवधेश जी। कल की डेट में इसमें वकालतनामा लगा, इस बात के लिए लगा कि मिल्कीपुर का चुनाव टल जाए। मतलब कितनी बेशर्मी करोगे आप वकील 1 दर्जन भेजोगे, आप
बाकायदा उसमें वकालतनामा दाखिल करोगे, और कितने मतलब कैसे आप आंखों में आंख डालकर झूठ बोलोगे कि नहीं मैंने तो इस्तीफा दे दिया। पूरी तरह झूठा है, झूठा है, झूठा है। इस तरह से हमारे वकील ने, किसी ने न तो वकील हमने किया न वकील खड़ा किया, जो कहते दर्जनों वकील खड़ा किया। मैं हूँ क्या? जब हमारा इस्तीफा हो गया, हम सांसद हो गए, तो हम तो साधारण जैसे आप हो वैसे हम हो गए एमएलए के रूप में। हम एमएलए वहाँ है नहीं, हमारा वकील कैसे खड़ा हम कर पाएंगे? नया वकील कैसे हम तैनात कर पाएंगे? उपचुनाव के संग्राम में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने दिख रही है, लेकिन उपचुनाव में ताबड़तोड़ रैलियों की कमान सीएम योगी खुद संभाल रहे हैं। हर सीट पर सीएम योगी 2-2 रैलियां करेंगे, यानी उपचुनाव में सीएम योगी की 18 रैलियां होंगी। इसके अलावा डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरने की फुल प्रूफ तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संभल में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बिजली चोरी का मामला सामने आया है। समाजवादी पार्टी दफ्तर से डायरेक्ट केबल डालकर कारखाने से बिजली सप्लाई की जा रही थी। सपा नेता व पूर्व अकीलुर रहमान खां के घर पर भी चोरी की बिजली पकड़ी गई है। विभाग ने चेकिंग के दौरान बिजली चोरी का यह मामला पकड़ा है और पूर्व मंत्री अकीलुर रहमान खां पर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन 3 दिन पहले कांग्रेस का जिलाध्यक्ष भी रंगदारी मांगने के मामले में जेल जा चुका है। उधर बहराइच हिंसा की अगर बात की जाए तो इस मामले में देखिए संभावित बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले पर दखलंदाजी करते हुए रोक लगा दी है बुलडोजर एक्शन पर। अब इस मामले में 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई की जाएगी। आपको बताएं कि बहराइच हिंसा के बाद अवैध अतिक्रमण जिनको लेकर 23 मकानों को नोटिस चस्पा किया गया था। नोटिस मिलने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि आज बुलडोजर एक्शन देखा जा सकता है। 3 दिन के बाद कार्रवाई की जा सकती थी। अब इन मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई जो कि हो सकती थी आज मुमकिन वो नहीं होगी, क्योंकि इस पर एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है और अब इस मामले में 23 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर हुए विस्फोट के मामले में जांच अब काफी तेज हो गई है। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। साजिश के सुराग तलाशने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने स्कूल के बाहर हुए विस्फोट का सीसीटीवी फुटेज बरामद कर लिया है। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है, उसमें कुछ संदिग्ध दिखाई दे रहा है। आपको बता देते हैं कि आरोपियों की धुंधली तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। इस बीच एनआईए के अधिकारियों की अगुवाई में एफएसएल यानी कि फोरेंसिक साइंस की टीम, एनएसजी का बम विरोधक और जांच दल भी इन धमाकों के कारणों की जांच में जुटा हुआ है। दिल्ली में विस्फोट की जांच तेज हो गई है, तो वहीं दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने भी इस धमाके के दोषियों पर हर हाल में एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। रविवार की सुबह दिल्ली के रोहिणी के प्रशांत विहार के सेक्टर 14 के इसी सीआरपीएफ स्कूल की जो दीवार आप देख रहे हैं, इसके बिल्कुल ठीक नीचे जहां पर कि इस समय गड्ढा हो रखा है, यहां पर करीबन सुबह 7:40 से 7:50 के दौरान यहां पर एक काफी तेज तीव्रता का बम ब्लास्ट होता है और उसके बाद यहां पर एक स्थानीय शख्स जो है अपनी छत से पूरा वीडियो बनाता है। उस वक्त वो छत के ऊपर मौजूद था और उसके बाद यहाँ पर सीआरपीएफ के अधिकारी पहुंचते हैं। जैसे ही वो आवाज़ सुनते हैं, इस ब्लास्ट की जो तीव्रता थी वो इतनी ज़्यादा थी कि आसपास के करीबन 500 मीटर के जितनी भी शॉप थी, रिहायशी इलाके थे, वहाँ के जो शीशे हैं वो पूरी तरह से टूट गए। इस घटना स्थल पर कुछ बाइकें खड़ी हुई थी जो भी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं, उनके शीशे भी टूट गए हैं। इसके बाद तुरंत जो है
फायर विभाग को सूचना मिलती है और उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस की तमाम यूनिट के बड़े अधिकारी जो हैं वो मौके वारदात पर पहुंच जाते हैं। करीबन 4 से 5 घंटे तक यहां पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के तमाम बड़े अधिकारी, इसके अलावा एनएसजी के अधिकारी, इसके अलावा एनआईए के अधिकारी, एनडीआरएफ के अधिकारी, हरियाणा पुलिस के अधिकारी और दिल्ली पुलिस की तमाम बड़ी यूनिटों के जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचते हैं। घंटों तक यहां पर जो है वो मौका मुआयना कराया जाता है। इसके अलावा पूरे इस इलाके की, इस पूरे क्राइम स्पॉट की मैपिंग की जाती है। एनएसजी के अधिकारी डॉग स्क्वाड के साथ यहां पर तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। हालांकि किसी संगठन ने, किसी शख्स ने इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन जो दिल्ली पुलिस की शुरुआती तफ्तीश है उसके मुताबिक ये लग रहा है कि दीपावली से पहले एक संदेश देने की कोशिश की गई है। अब पुलिस इसमें 4-5 ऐसे एंगल हैं जिन पर पूरे मामले की जांच कर रही है। पहला कि क्या कोई शरारती तत्व का ये काम है, दूसरा क्या दिल्ली या देश का माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, और तीसरा आखिर जानबूझ के रविवार का दिन ही क्यों चुना गया, चौथा सीआरपीएफ के स्कूल को ही टारगेट क्यों किया गया। बढ़ते हैं आगे, बागपत की खबर आपको बताते हैं, जहां पर सराय रोड स्थित प्लास्टिक की फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई। आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया है और दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। 6:20 पे फायर स्टेशन को हमको सूचना मिली थी इस आग की, तो तत्काल प्रभाव से फायर स्टेशन बड़ौद से एक गाड़ी रवाना हुई। फिर यहाँ पहुँचने के बाद पता चला आग बढ़ा है, तो 2 गाड़ियाँ और बागपत स्टेशन से रवाना हुई। आग को चारों तरफ से घेर के बुझा दिया गया है। इसमें कोई जनहानि नहीं है और एक प्लास्टिक की फैक्ट्री थी जिसमें दाने लगभग कितनी गाड़ियाँ आई थी सर? 3 गाड़ी आई थी जिले से। कोई आग लगने का कारण अभी स्पष्ट कारण नहीं बताया जा सकता है, इसको जांच की विषय है, जांच करके बताया। अभी फैक्ट्री के मालिक का कुछ जानकारी हुई? नहीं, फैक्ट्री के मालिक यहाँ नहीं है, उनके कार्यकर्ता लोग हैं, जैसे उनका एड्रेस ले लिया गया, कल पूछताछ की। आगरा में पर्यटकों को गुमराह करके ठगी करने का एक मामला सामने आया। आरोप है कि ताजमहल मेट्रो स्टेशन की पार्किंग को ही ताजमहल की पार्किंग बताकर पर्यटकों की गाड़ियां यहां पर खड़ी कराई जाती हैं और उनसे पैसे वसूले जाते हैं। पर्यटकों से कई गुना पैसे वसूले जाते हैं, जबकि ताजमहल आने वाले पर्यटकों के लिए शिल्पग्राम और ताजमहल के पश्चिमी गेट पर पार्किंग बनाई गई है। आरोप है कि कुछ लोग पुरानी मंडी चौराहे पर बनी ताजमहल मेट्रो स्टेशन की पार्किंग को ही ताजमहल की पार्किंग बताते हैं। ताजमहल मेट्रो स्टेशन की पार्किंग पर लगे हुए बोर्ड मेट्रो स्टेशन बहुत छोटे शब्दों में लिखा गया है। पार्किंग ठेकेदार 20 रुपए प्रतिदिन की जगह पर्यटकों से 20 रुपए घंटे के हिसाब से वसूले जाते हैं। अंबेडकर नगर में बीच सड़क रोड रोलर का ब्रेक फेल हो गया। रोड रोलर की चपेट में 2 गाड़ियां आ गई। रोड रोलर दौड़ने से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। अकबरपुर के गांधी चौक शहजादपुर का मामला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।